हर मुल्क की सियासत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ताकत के इतने करीब जाते हैं कि वहां से नीचे गिरना उनके लिए सिर्फ सियासती हार नहीं, एक जिंदगी का सबक बन जाता है। नेपाल के लिए वो नाम था खादगा प्रसाद शर्मा ओली, एक ऐसा आदमी जो एक वक्त कई साल जेल में था लेकिन बाद में मुल्क का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बना। लेकिन फिर कुछ ऐसे फैसले किए जिनके बाद उसकी कुर्सी भी चली गई और अवाम का भरोसा भी। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी जिंदगी के सालों तक नेपाल को बदलने का सपना देखा, मगर जब असल में बदलने का वक्त आया तो सब कुछ हाथ से निकल गया। दोस्तों, केपी शर्मा ओली की पैदाइश 1952 में नेपाल झापा डिस्ट्रिक्ट में हुई, एक छोटे से गांव में जहां बिजली भी मुश्किल से होती थी और लोग दिन भर खेतों में काम करते थे। ओली बचपन से ही कुछ अलग था, जिद्दी, जज्बाती और सिस्टम के खिलाफ। उसने देखा कि नेपाल में गरीबी, इनइक्वालिटी और करप्शन लोगों को तोड़ रही है। इसी सोच ने उसे कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ धकेल दिया। 1970s में जब नेपाल अभी मोनार्ची के दौर में था, ओली एक एक्टिव एंटी मोनार्ची एक्टिविस्ट बन गया, जिसका रिजल्ट जेल। उसने जिंदगी के सबसे कीमती 14 साल कैद में गुजारे, लेकिन यही साल उसके लिए स्कूल बन गए। उसने पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और लीडरशिप का असल मतलब समझा और जब वो जेल से निकला उसने डिसाइड कर लिया था कि नेपाल को बदलने का वक्त आ गया है। 1990s में नेपाल में डेमोक्रेसी आई और ओली ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। वहां से उसका राइज स्टार्ट हुआ। वो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर फेमस होने लगा, ऐसे टाइम में जब नेपाल इंडिया और चाइना के दरमियान अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। ओली ने अवाम के सामने एक बोल्ड इमेज रखी कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं है। 2015 में ओली बना नेपाल का 38वां प्राइम मिनिस्टर। वक्त ऐसा था जब नेपाल अभी अभी अर्थक्वेक से उबर रहा था और इंडिया के ब्लॉकेड ने फ्यूल और फूड क्राइसिस पैदा कर दिया था, लेकिन ओली ने वहां भी एक नेशनलिस्ट स्टैंस लिया कि हम अपना राशन खुद लाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उसी वक्त चाइना के साथ उसने हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन की। नेपाल के लोगों ने उसे आयरन मैन कहना शुरू कर दिया। ये मोमेंट था जब लगता था कि केपी शर्मा ओली नेपाल को एक नए दौर में ले जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में लोग एक वक्त पर इमरान खान को एक नई उम्मीद समझ रहे थे। इसके बाद आया द गोल्डन पीरियड। 2017 में ओली ने एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जो नेपाल जैसे मुल्कों में बहुत मुश्किल से मिलती है, एक मुस्तहकिम और मजबूत गवर्नमेंट। लेकिन जहां ताकत आती है वहां ईगो भी साथ आता है। ओली ने पावर अपने हाथ में इतनी मजबूती से ले ली कि उसकी अपनी पार्टी के लीडर्स भी उससे खफा होने लगे। वो डिसीजंस अकेला लेने लगा, कभी पार्लियामेंट डिसॉल्व करना, कभी ओपोनेंट्स को फॉरेन एजेंट्स कहना। उसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जिक्र करते हुए कहा था, नेपाल किसी के अंडर नहीं रहेगा। ये लाइन उसके लिए क्लैब वर्दी थी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक साइलेंट डिजास्टर। पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसे ही मोमेंट्स आए जब लीडर्स ने अवाम के लिए बोल्ड डिसीजंस लिए, लेकिन उनका रिजल्ट उनके खिलाफ ही गया। वैसा ही कुछ ओली के साथ हुआ। अगस्त 2025 तक ओली अपनी कुर्सी पर मजबूत लग रहा था, लेकिन अंदर से क्रैक्स शुरू हो चुके थे। उसके पार्टी मेंबर्स उसके खिलाफ हो गए, उसके फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुए। फिर 9 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू की सड़कों पर पोस्टर्स लगने लगे, इनफ इज इनफ, लेट अस स्पीक। यंग जनरेशन जो डिजिटल वर्ल्ड में पलती थी अब सड़कों पर थी, बैनर्स के साथ। उनका कहना था, हमें फ्री स्पीच चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें एक आवाज चाहिए जो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं देश के लिए बोले। फ्रीडम फॉर आवर वॉइस, वी आर जेन ज़ी, नॉट योर पपेट्स। नेपाल के शहर की गलियों में जब पहली बार जवान चेहरों ने पोस्टर्स उठाए तो हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हमें चुप नहीं करवाया जा सकता। ये कोई अचानक शुरू होने वाली बगावत नहीं थी, ये उन दिनों का हासिल था जब जेनजी ने हर रोज सिस्टम की नाइंसाफी देखी, करप्शन, नेपोटिज्म और नेपो किड्स का राज। वो हर रोज नेपो किड्स देखते थे, उन पॉलिटिशियंस के बच्चे जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, जबकि आम यूथ के पास ना नौकरी थी और ना मौका। इकोनॉमी गिर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और लोगों को लगने लगा कि उनकी आवाज, उनका फ्यूचर दोनों दबाया जा रहा है, जबकि उनके खुद के सपने, नौकरियां और आजादी धूल में दब चुकी थी। गवर्नमेंट ने इनिशियली इन प्रोटेस्ट को इग्नोर किया, फिर जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए।
तो ये फैसला एक चिंगारी बन गया जो हर दिल के अंदर जल रही थी। सड़कों पर निकलने वाले वो जवान सिर्फ इंटरनेट वापस नहीं मांग रहे थे, वो अपनी आवाज, अपना मुस्तकबिल वापस मांग रहे थे। मीडिया के कुछ हिस्से ने उन्हें मिसगाइडेड यूथ कहा, मगर असल में ये उन नस्लों का संगीन सवाल था जो कह रही थी अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। और फिर वही तूफान था जिसने ओली की कुर्सी हिला दी, एक ऐसी कुर्सी जिसको वो समझता था कि मजबूत है, लेकिन इस दफा मजबूती किसी हुकूमत के हाथ में नहीं थी बल्कि अवाम के जज्बात में थी। लेकिन ओली और उसके एडवाइजर ये भूल गए कि आज के जमाने में साइलेंस इम्पोज नहीं किया जा सकता, जितना दबाव उतनी आवाज बुलंद होती है। नेपाली मीडिया जो पहले ओली का सपोर्टर था अब उन पर सवाल उठाने लगा, क्या ओली डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप बना रहे हैं। इंटरनेशनल कवरेज भी बढ़ने लगी। BBC, अल जजीरा और साउथ एशियन आउटलेट्स ने हेडलाइंस बनाई, यूथ ऑफ नेपाल राइज अगेंस्ट डिजिटल रिप्रेशन। इस बीच पाकिस्तान में भी कुछ न्यूट्रल तजियाकारों ने लिखा, नेपाल और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में यूथ फ्रस्ट्रेशन एक जैसा है, जहां जवान लोग पॉलिटिकल सिस्टम से उम्मीद खो रहे हैं। एक तरफ नेपाल में स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेंसरशिप के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी डिजिटल राइट्स पर डिबेट चल रही थी। यानी ये एक ओरिजिनल अवेकिंग थी। साउथ एशिया जेनजी जो अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। प्रोटेस्ट बढ़ गए, काठमांडू की सड़कों पर स्लोगन्स गूंजने लगे, रिजाइन ओली रिजाइन। ओली ने इनिशियली अपनी इमेज बचाने की कोशिश की। वो टीवी पर आया, कहा मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। ये सब फॉरेन पावर्स का प्रोपोगेंडा है, लेकिन अब लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे। ओली ने अपनी पार्टी डिसॉल्व कर दी, पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, पावर अब्यूज। यही वो मोमेंट था जब ओली अकेला पड़ गया। पार्टी के अंदर भी बगावत, सड़कों पर यूथ का प्रेशर और इंटरनेशनल इमेज की तबाही। फाइनली केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया। क्या ओली ने देश के लिए सही किया या सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए? नेपाल के टीवी चैनल्स पर लोग डिबेट कर रहे थे, लेकिन अवाम के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम दोबारा किसी पर भरोसा कर सकते हैं? वो सवाल पाकिस्तान के हर उस शहरी के दिल में भी गूंजता है। आज केपी शर्मा ओली दोबारा पॉलिटिकल स्टेज पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल बदल गया है। जेनजी, यंग वोटर्स और एजुकेटेड क्लास अब सवाल पूछती है। उनके लिए स्लोगन्स नहीं, परफॉर्मेंस मैटर करती है। वो ओली को याद करते हैं एक ऐसे लीडर के तौर पर जिन्होंने नेपाल को इंडिपेंडेंस का एहसास दिलाया, लेकिन डेमोक्रेसी के इसेंस को खतरा भी दिया। जैसे पाकिस्तान में हर दौर के बाद लोग सोचते हैं शायद अगला लीडर बेहतर होगा, वैसा ही नेपाल में भी होता है। हिस्ट्री रिपीट होती है, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं। केपी शर्मा ओली की कहानी सिर्फ एक सियासतदान की कहानी नहीं, ये एक लेसन है कि पावर हमेशा टेम्पोरेरी होती है और अवाम का भरोसा वो सबसे बड़ा एसेट है। किसी भी लीडर के लिए कुर्सी नहीं, लेगेसी मैटर करती है। तो सवाल ये है, क्या ओली अपनी लेगेसी दोबारा लिख पाएगा या वो भी उन सियासतदानों में शामिल हो जाएगा जिन्हें वक्त ने भुला दिया? केपी शर्मा ओली देश के लिए हीरो था या एक ओवर कॉन्फिडेंट रूलर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के छुपे हुए चैप्टर्स आप तक लाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।